आज सुबह सुबह सरिता जी कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई थी। रसोई घर से लगातार खटपट की आवाजें आ रही थी। ये आवाजें उनके बेटे बहू के कमरे में भी जा रही थी कि तभी उनके बेटे अमित की नींद खुली और अपनी पत्नी रीवा की तरफ देखते हुए बोला, अरे इतनी सुबह सुबह माँ रसोई घर में क्या कर रही हैं? जरा देखो तो। ऐसा कहते हुए जैसे ही अमित उठने लगा तभी रीवा बोली, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब के ही अपनी नींद खराब कर रहे हो। रसोई घर में तुम्हारी माँ के अलावा और कौन हो सकता है? तुम्हारी माँ अपने पीने के लिए पानी गर्म कर रही होगी और इस चक्कर में हमारी नींद रोज खराब कर देती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सोने से पहले दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया करो, लेकिन तुम कहाँ मानते हो। सारी नींद खराब कर दी। कोई काम धंधा तो है नहीं इन्हें। घर का काम करते समय तो उनके घुटनों में दर्द होता है, लेकिन सुबह सुबह तैयार होकर पार्क में टहलने के लिए निकल जाती हैं। यहाँ हमें नींद आए या ना आए किसी को क्या फर्क पड़ता है। एक तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, ऊपर से चैन की नींद भी नहीं सोने देती हैं। ऐसा कहते हुए रीवा ने सुबह सुबह अपनी सासू माँ को कोसना शुरू कर दिया। तभी अमित ने कहा, अरे रीवा, तुम भी जानती हो कि माँ के घुटनों के दर्द की बीमारी के चलते डॉक्टर ने उन्हें टहलने की सलाह दी है, और वैसे भी इतना भी काम नहीं होता जितना तुम बोलती रहती हो। सिर्फ घर का ही तो काम होता है, उसमें भी साफ सफाई करने के लिए काम वाली बाई आती है, और बर्तन और कपड़े धोने के लिए तुमने अलग काम वाली लगा रखी है। सिर्फ खाना पकाने का काम ही तो होता है तुम्हें, और उसमें भी माँ तुम्हारी मदद कर देती है। सब्जियां छीलने काटने जैसे काम तो तुम्हें करने ही नहीं पड़ते, फिर भी न जाने क्यों तुम पूरा दिन काम काम की रट लगाई रहती हो। अच्छा, तुम तो खा पी कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हो। यहाँ पीछे घर का इतना काम होता है कि करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाती है। और माँ जी का तो तुम जानते ही हो, शाम को भी घर पर कहाँ बैठती हैं, सत्संग सुनने मंदिर चली जाती हैं। घर पर तो उनका दिल ही नहीं लगता। अरे जब उन्हें घर पर रहना पसंद ही नहीं है तो उन्हें वृद्ध आश्रम ही भेज दो, तुम्हारी माँ को भी चैन मिल जाएगा और मुझे भी। तभी अमित गुस्से में बोला, रीवा, आज तो तुमने ये बात कह दी है, लेकिन आइंदा कभी इस बात को दोहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला होने के कारण सरिता जी के कानों तक सारी आवाजें आ रही थी। बहू के विचार जानकर उनके दिल को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ न कहना ही उचित समझा और मुरझाए हुए मन से पार्क चली गई। सुबह के नाश्ते के बाद सरिता जी दोपहर की साग सब्जी लेकर काटने बैठ गई। इस समय रीवा अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली और बोली, माँ जी, मैं जरा अपनी सहेली रूपाली के साथ बाजार जा रही हूँ, आने में कुछ देर हो जाएगी। तभी सरिता जी अपनी बहू से बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है, अब अमित से क्या कहूँ, वह तो सुबह जाते हैं और रात को घर लौटते हैं। तुम बाजार जा रही हो तो मेरा चश्मा तुम ही बनवा लाना। तभी रीवा मुंह बनाते हुए बोली, माँ जी, इस महीने खर्च बहुत ज्यादा हो गया है और मुझे भी अपनी सहेली की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, इसीलिए अभी टूटे चश्मे से ही काम चला लीजिए। और वैसे भी आपको कौन सा ऑफिस का काम करना होता है जो चश्मे के बिना आप नहीं कर पाएंगी। अगले महीने मैं आपका चश्मा बनवा लाऊंगी। तो सविता जी बोली, ठीक है बहू। फिर रीवा अपनी पर्स उठाकर चलती बनी। चश्मा के बिना सविता जी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। एक दिन उनका पोता राजू उनके कमरे में बैठकर खेल रहा था। तभी उसने पानी मांगा तो सविता जी रसोई घर में पानी लेने चली गई, लेकिन बिना चश्मे के कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उनका हाथ कांच के गिलास से टकराया और गिलास नीचे गिरकर टूट गया। जैसे ही रीवा ने कुछ टूटने की आवाज सुनी तो गुस्से से तमतमाती हुई बाहर निकली। फर्श पर देखा तो कांच का गिलास टूटा हुआ पड़ा था। देखते ही आंख बबूला होते हुए रीवा बोली, भगवान ने दो दो आंखें दी हैं तो देखकर काम नहीं कर सकती आप? मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। मालूम भी है ये मेरी माँ ने दिया था, बिना मतलब इतना नुकसान कर दिया। रीवा की आवाज सुनते ही अमित बाहर आया और आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगा, क्या हुआ रीवा, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना अमित, तुम्हारी माँ ने मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। जानते हो ये मेरी माँ ने कितने प्यार से दिया था। तभी अमित ने कहा, अरे रीवा, तुम भी बिना बात के ही तमाशा बना देती हो। गलती से टूट गया होगा, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? बिना बात के बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तभी अमित ने अपनी माँ की ओर चिंता भरी नजरों से देखा और कहने लगा, माँ, आपको कहीं लगी तो नहीं?
अरे माँ, आप अपना चश्मा क्यों नहीं पहनती? इस कारण ही शायद आपको कुछ नजर नहीं आया होगा। बेटा, वह मेरा चश्मा। अभी सरिता जी कुछ बोल ही रही थी कि रीवा ने अमित की बात को बीच में ही काट दिया। अरे अमित, तुम भी ना बिना बात के ही चिंता कर रहे हो। भगवान जाने कौन सी दुनिया में घूमती है माँ जी, बिना मतलब के ही मेरा नुकसान कर दिया। बड़बड़ाते हुए रीवा अपने कमरे में चली गई। सरिता जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया था जो उनकी बहू इतना बरस पड़ी। दरअसल रीवा पर अपनी हाई सोसाइटी मॉडर्न सहेलियों का काफी अधिक प्रभाव था। इसकी अधिकांश सहेलियां या तो अपने सास ससुर से अलग होकर अपनी अलग गृहस्थी बसा चुकी थी, या फिर उन्हें वृद्ध आश्रम भेजकर उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन बिता रही थी। उनकी देखा देखी ही रीवा पर भी अपनी सास को वृद्ध आश्रम भेजने का भूत सवार हो चुका था। अक्सर रीवा फोन पर ही चिपकी रहती थी, कभी अपनी सहेलियों के साथ अपनी सास की बुराई करती तो कभी अपनी माँ के साथ घर का सारा हाल चाल बांटती थी। एक दिन जब रीवा अपने घर की सारी बातें अपनी माँ को बता रही थी तो उसकी कुछ बातें सरिता जी के कानों में पड़ी। थोड़ी देर बाद वह अपनी बहू के पास आई और बोली, बहू, अपने ससुराल की सारी बातें मायके में बताना अच्छी बात नहीं होती। इतना सुनने की देर थी कि रीवा एकदम भड़क गई और चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि छिपकर किसी की बातें नहीं सुना करते। अपनी बहू की जासूसी करते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई। रीवा के इस तरह के व्यवहार से सरिता जी एकदम सन्न रह गई, लेकिन कहती भी तो किससे? बहू तो उनकी बातें समझने को तैयार ही नहीं थी और बेटे को वह परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप अपमान का घूंट पीकर सहन कर गई। लेकिन रीवा चुप रहने वाली नहीं थी। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही विवेक कमरे में आया तो उसने फिर से वही जिद पकड़ ली, तुम्हारी माँ के रहते हुए तो मेरा जीना ही हराम हो चुका है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। किसी से फोन पर बात तक नहीं कर सकती मैं। छोटी छोटी सी बातों पर लेक्चर देने लगती है तुम्हारी माँ। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज दो, लेकिन तुम हो कि सुनते नहीं हो। अरे वृद्ध आश्रम इन जैसे बूढ़े लोगों के लिए ही तो बना हुआ है, और फिर तुम्हारी माँ को भी अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो उनका भी दिल लगा रहेगा। तभी अमित बोला, रीवा, बड़े बुजुर्ग अगर कुछ समझाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं, लेकिन ये सब बातें तुम्हारे दिमाग से बाहर हैं। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं अपनी माँ को कभी वृद्ध आश्रम नहीं भेजूंगा। तुम नहीं जानती कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितने त्याग किए हैं, और आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं उनका ख्याल भी ना रख सकूं तो लानत है मेरे बेटे होने पर। तभी रीवा बोली, बस तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता है। तभी अमित ने कहा, रीवा, तुम नहीं जानती हो कि कितनी मुश्किलों से मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। खुद भूखे रहकर मेरी माँ ने मुझे भरपेट खिलाया है। मैं केवल 10 साल का था जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद माँ मुझे अकेला छोड़कर कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने घर से ही टिफिन सर्विस शुरू की, और शाम को भी जो थोड़ा बहुत समय बचता था उस समय मुझे पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी ट्यूशन देती थी। दिन रात मेहनत करते हुए माँ ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया कि मैं आज इज्जत भरी जिंदगी जी रहा हूँ। भले ही माँ के पास इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मेरी हर एक इच्छा को पूरी करती थी मेरी माँ। कहते कहते ही अमित की आंखों में आंसू आ गए और बोला, रीवा, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं। अमित की बातें सुनकर रीवा उस समय तो चुप हो गई और उसके बाद कुछ दिनों तक घर में शांति रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा रीवा का वही बर्ताव फिर से शुरू हो गया, जिस कारण अमित फिर से परेशान रहने लगा कि आखिर वह रीवा को कैसे समझाए। एक दिन रीवा ने अपने घर पर अपनी सारी सहेलियों को शाम के खाने पर बुलाया और अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं। आप स्नैक्स बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आज आप ही उनके लिए चाय और स्नैक्स बना दीजिएगा। सरिता जी के घुटनों में दर्द था, लेकिन फिर भी बहू की बात मानकर वह दोपहर से ही तैयारियों में जुट गई। उनके हाथ के बने खाने में इतना स्वाद होता था कि बड़े बड़े होटल के शेफ भी उनके आगे फेल हो जाए। रीवा के सहेलियों के आने से पहले सरिता जी लगभग सारे व्यंजन बना चुकी थी। तभी रीवा अंदर आई और पूछने लगी, माँ जी, और कितना समय लगेगा? मेरी सहेलियां तो पहुँचने ही वाली हैं। तभी सरिता जी बोली, बहू, बाकी सारा काम हो चुका है, बस जब तुम्हारी सहेलियां आएंगी तो मैं गर्मा गर्म चाय बना दूंगी। उसी समय दरवाजे की बेल बजी तो रीवा ने कहा, माँ जी, आप चाय बनानी रख दीजिए,
रीवा ने जल्दबाजी में चाय पत्ती के साथ चीनी के बजाय नमक का डिब्बा उठाकर अपनी सासू माँ को पकड़ा दिया और बोली, आप जल्दी जल्दी से काम निपटाइए। और ऐसा कहकर रीवा घर का दरवाजा खोलने चली गई। नजर कमजोर होने और चश्मा न होने के कारण सरिता जी को भी नमक और शक्कर में फर्क समझ नहीं आया। उन्होंने चाय में नमक डाल दिया। तभी रीवा अपनी सहेलियों को लेकर अंदर आई और उनके साथ बातें करने में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रीवा सबके लिए रसोई घर में से तरह तरह के स्नैक्स लेकर आई तो ऐसे दिखा रही थी मानो सारे स्नैक्स उसने ही बनाए हों। सब लोग बड़े मजे से स्नैक्स खाने लगे और हंसी मजाक बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। तभी थोड़ी देर में ही चाय भी बन चुकी थी तो सरिता जी गर्मा गर्म चाय लेकर आई और मेहमानों को सर्व करने लगी। उसकी सारी सहेलियां लजीज व्यंजनों का आनंद ले रही थी और खाते हुए उनमें से एक सहेली बोली, वाह रीवा, स्नैक्स तो बहुत अच्छे बनाए हैं तुमने। लेकिन जैसे ही उसकी सहेलियों ने चाय पीनी शुरू की तो सबके मुंह का स्वाद एकदम से बिगड़ गया। कुछ सहेलियां वॉश बेसन में कूला करने लगी तो वहीं बाकी सहेलियां जिन्होंने अभी तक चाय पीनी शुरू भी नहीं की थी उन्होंने चाय वापस रख दी। उनका ये रवैया देखकर रीवा हैरान रह गई। उसने तुरंत चाय उठाकर थोड़ी सी चखकर देखी तो जोर से चिल्लाई, माँ जी, यह आपने क्या किया? क्या आपको इतना भी नहीं पता कि चाय में नमक नहीं शक्कर डाली जाती है? कम से कम देख तो लिया कीजिए, आपको तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तभी रीवा की सारी सहेलियां कहने लगी, ये क्या रीवा, तुमने तो कहा था कि स्नैक्स और चाय तुमने बनाई है, फिर नमक भी तुमने ही डाला होगा। तभी सरिता जी विनम्र भाव से बहू की सहेलियों को कहने लगी, नहीं नहीं, गलती तो मुझसे ही हुई है, चाय मैंने ही बनाई थी और ढंग से नजर न आने के कारण नमक भी मुझसे ही गलती से चाय में डल गया था, मुझे माफ करना। तभी रीवा की एक सहेली जो बहुत अच्छे स्वभाव की थी उठकर सरिता जी के पास आई और उन्हें गले से लगाते हुए बोली, नहीं आंटी जी, आप हमसे बड़ी हैं तो प्लीज माफी मत मांगिए, छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। उस समय तो रीवा ने उन्हें कुछ न कहना ही उचित समझा, लेकिन जब बाद में उसकी सारी सहेलियां अपने अपने घर चली गई तो रीवा ने तो जैसे घर में तूफान ही खड़ा कर दिया और सरिता जी से बोली, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? आखिर आप चाहती क्या हैं? अपनी सहेलियों के लिए मैंने आपको थोड़ा सा काम करने को क्या कह दिया? आपने तो पूरा नमक का डिब्बा ही चाय में उड़ेल दिया। अगर आपको कुछ नहीं बनाना था तो बोल दिया होता, लेकिन इस तरह मेरी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? तभी सरिता जी बोली, बहू, मैंने तो अपने तरफ से सब कुछ अच्छा ही बनाया था और जब चाय बनाने लगी तो नमक का डिब्बा भी तुमने ही मेरे हाथ में दिया था। ये कहकर कि मेरी सहेलियां आ गई हैं तो जल्दी से चाय बना दो। अभी यदि मुझसे वह नमक चाय में डल गया तो इसमें मेरा क्या कसूर था? अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि अमित भी घर पहुंच गया और रीवा को गुस्से में देखकर उसने कारण जानना चाहा तो रीवा ने चिल्ला चिल्लाकर उसे सारी बात बताई। फिर अमित बोला, रीवा, थोड़ा ध्यान तो तुम्हें भी करना चाहिए था कि माँ की अब उम्र हो चली है तो कम से कम उनका हाथ तो बटा देती। और माँ, आप अपना चश्मा क्यों नहीं लगाती हैं? जब भी आप चश्मा नहीं लगाती हो तो कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता है। मुझे बताइए, आपने अपना चश्मा कहाँ रखा है? मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी सरिता जी बोली, बेटा, दरअसल बात यह है कि मेरा चश्मा कुछ समय से टूटा हुआ है। हाँ तो क्या हुआ, आखिर हूँ तो इंसान ही, भूल गई माँ जी का चश्मा बनवाना। फिर अमित ने कहा, रीवा, जैसे तुम इंसान होकर गलती कर सकती हो वैसे मेरी माँ भी इंसान है और छोटी सी गलती पर तुम उन पर ऐसे चिल्लाने लगती हो जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हारा रोज रोज के इस व्यवहार से मैं तो परेशान हो चुका हूँ। अमित की इतनी बात सुनकर रीवा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच गया। रीवा जोर से चिल्लाती हुई बोली, तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ ही नजर आती है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहते हुए रीवा गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और बैग निकालकर अपने और अपने बेटे के कपड़े पैक करने लगी। फिर सरिता जी उसके पास आई और हाथ जोड़कर उसे विनती करने लगी, बहू, मेरे कारण तुम दोनों अपनी गृहस्थी क्यों खराब करते हो? यदि तुम्हें मेरी उपस्थिति पसंद नहीं है तो मैं ही वृद्ध आश्रम में चली जाती हूँ। तभी अमित वहाँ आया और बोला, नहीं माँ, आपके हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है और आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। यदि रीवा को आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो वह यहाँ से जा सकती है, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब इस रोज रोज के झगड़े से तो मैं भी
परेशान आ चुका हूँ। रीवा ने अपना सामान पैक किया और जैसे ही जाने लगी तो अमित से बोली, अगर तुम चाहते हो कि हमारी गृहस्थी फिर से बसे तो अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ देना, मैं वापस आ जाऊंगी, नहीं तो मैं यहाँ कभी लौटकर नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर रीवा अपने मायके चली गई, लेकिन अमित ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह इस समस्या का हल चाहता था। आज घर में जो कुछ भी हुआ वह सब देखकर सरिता जी बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गई। फिर अमित के पास आकर बोली, बेटा तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे समस्या और बढ़ जाए। मेरे कारण तुम्हारी गृहस्थी खराब हो, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसीलिए मैं कल ही वृद्ध आश्रम चली जाऊंगी, फिर तुम बहू को घर वापस ले आना। तभी अमित बोला, नहीं माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती, इसमें दो लोगों का बराबर का योगदान होता है। लेकिन यहाँ तुम्हारी बहू किसी भी तरह का योगदान देना ही नहीं चाहती, अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए उसने कई फोन लगाया। उधर रीवा जब ससुराल से झगड़ा करके अपने मायके आ गई तो उसके माँ बाप को उसकी चिंता सताने लगी, परंतु किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। 2 दिन उसके भाभी ने भी उसकी खूब खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन जब रीवा अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी तो उसके भाभी ने खाना लगाया। खाने के प्लेट देखते ही रीवा के पिता उसकी भाभी से बोले, बहू सब्जी में तेल बहुत ज्यादा है, तुम्हें तो मालूम है कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इसीलिए तेल थोड़ा कम डाला करो। तभी उसकी भाभी गुस्से से बोली, पिताजी ये तो आपका रोज का काम है, कभी आपको सब्जी में तेल ज्यादा लगता है तो कभी चाय में शक्कर और कुछ नहीं तो सूखी रोटी का रोना रोने लगते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस रोज रोज की किटकिट से, सारा दिन काम में लगी रहूँ, ऊपर से आप लोगों की ये टोका टोकी। और फिर रीवा की ओर देखते हुए बोली, आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, वह अलग, ना तो मुझे यहाँ प्राइवेसी मिल पाती है और ना ही मैं अपने हिसाब से जी पाती हूँ। अब मुझसे नहीं होती आप सब लोगों की खातिरदारी, मेरी अपनी भी जिंदगी है, अब मुझे आप लोगों से अलग रहना है। रीवा अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गई और फिर बोली, भाभी जरा सी तो बात है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तब उसकी भाभी बोली, दीदी आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे परिवार का मामला है, आप अपना घर देखिए, आप इस घर की मेहमान हैं तो मेहमान ही बनकर रहिए। फिर रीवा गुस्से से बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी इस घर पर पूरा हक है। दीदी आपका घर तो वह है जिसे आप छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हैं। अपनी भाभी को ऐसे बोलते देख रीवा तो उसे देखती रह गई। उसे अपनी भाभी का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। फिर थोड़ा संयम रखकर रीवा बोली, भाभी लेकिन पापा ने ऐसा भी क्या कह दिया था जो आप इतना चिढ़ गई और अब अलग रहने की बात कर रही हैं? मुझे तो हैरानी हो रही है, आप तो कभी ऐसी थी ही नहीं, आप तो हमेशा हंसते हुए सारे घर का काम करती थी और माँ बाबूजी दोनों की खूब इज्जत करती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप पिता समान अपने ससुर के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं? तभी रीवा की भाभी बोली, क्यों इसमें हैरानी वाली क्या बात है? आजकल तो कोई लड़की अपने सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती, सभी लड़कियां अपना अलग परिवार बसाना चाहती हैं। उन्हें अपना पति तो पसंद है लेकिन उसके माता पिता सम्मान सास ससुर की सेवा करना नहीं चाहती। ज्यादा दूर क्यों जाना, आप अपने ससुराल में ही देख लीजिए, आपके सास दिन भर आपके साथ घर के कामों में आपका हाथ बटाती हैं, लेकिन फिर भी अपने सास की उपस्थिति आपको अपने घर में इतनी खटकती है कि अपने सास को वृद्ध आश्रम भेजने की जिद लेकर अपने मायके आकर बैठ गई हो। फिर आप ये सब बातें मुझे कैसे कह सकती हैं? भाभी की ये बातें सुनकर रीवा की आंखों से आंसू छलक पड़े और अपनी माँ की ओर देखने लगी। तभी उसकी माँ ने उसे एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। अपनी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर रीवा हैरान रह गई और बोली, माँ आप लोगों के साथ भाभी इतना बुरा व्यवहार कर रही है और थप्पड़ आप मुझे लगा रही हैं। तभी उसकी माँ गुस्से से बोली, बेशरम लड़की, जब तुम अपनी सास पर चिल्लाती हो, उन्हें इतनी बातें सुनाती हो, यहाँ तक कि उनसे अलग रहने की जिद में उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने के लिए जिद लगाकर बैठी हो, तब तुम्हारे ये विचार कहाँ जाते हैं? जिस इंसान के पैसों से तुम ऐश करती हो उसी को जन्म देने वाली माँ को डांटते फटकारती हो, उनकी बेइज्जती करती हो, तब तुम्हें इस बात का कोई एहसास क्यों नहीं होता कि सास माँ समान होती हैं? तब तुम अपने आप को बिल्कुल सही समझती हो, लेकिन जब वही व्यवहार तुम्हारी भाभी ने हमारे साथ किया तो तुम्हें अपनी भाभी गलत लगती है। अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार होते देखकर तुम्हें कितना दुख हो रहा है। इतनी बात सुनते ही रीवा की नजर शर्म से झुक गई। बेटी मैं तुम्हें कितना समझाया करती थी
कि अपने ससुराल की बातें ससुराल तक ही सीमित रखा करो। अपने मायके में कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। हमारी परवरिश तो ऐसी नहीं थी। मैंने कभी तुझे कोई गलत सलाह नहीं दी थी, लेकिन आज तूने जो हरकत की है उसके कारण हमारी परवरिश पर भी सवाल उठेंगे। तेरे ससुराल वाले तो यही सोचेंगे कि तेरी माँ ने ही तुझे अपनी सास को वृद्ध आश्रम भेजने की सलाह दी है और तुझे गलत बातें सिखाई हैं। क्या आज से पहले तूने अपनी भाभी को इस तरह हम लोगों से बात करते हुए देखा है? अरे वह तो कभी ऊंचे आवाज में भी बात नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी भाभी पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। अपनी माँ की बातें सुनकर रीवा को एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर बैठी है। बहुत देर वह सोच विचार में बैठी रही। रात हो चुकी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह होते ही रीवा ने अपना सामान पैक कर लिया और अपने ससुराल वापस लौट आई। जैसे ही रीवा अपने ससुराल वापस पहुंची तो सरिता जी उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, रीवा उनके पैरों में गिर गई और बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ गई थी, जिस कारण मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर बैठी। अपनी बहू को इस तरह माफी मांगते देख सरिता जी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। लेकिन सरिता जी ये बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर 2 ही दिन में ऐसा क्या हो गया जो रीवा उल्टे पांव वापस आ गई और रोते हुए उनसे माफी मांगने लगी। अमित जो ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था, रीवा की आवाज सुनकर बाहर निकला। सास बहू को इस तरह गले लगते देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तैयार होकर घर से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने अपनी सासू माँ को फोन लगाया और उनकी मदद के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए बोला, माँ जी धन्य हैं आप। अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों के गलत हरकतों पर उनका साथ ना देते हुए उन्हें इसी तरह सही रास्ते पर ले आए तो कोई घर परिवार कभी नहीं उजड़ेगा। कहते कहते अमित की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल हुआ यूं था कि जिस दिन रीवा अमित से झगड़ा करके अपने मायके गई थी, उसी दिन अमित ने अपनी सासू माँ को फोन करके सारा किस्सा बयान कर दिया था और इस मामले में उनसे मदद मांगी थी। रीवा की माँ अपने दामाद और समधन जी को खूब अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए आज जो कुछ भी रीवा के मायके में हुआ वह सब रीवा के माता पिता और भाभी का सोच समझकर किया गया नाटक था, ताकि वह रीवा को सही रास्ते पर ला सकें। आज रीवा बहुत खुशी से अपने घर का सारा काम कर रही थी और सरिता जी के साथ खूब हंस बतिया रही थी। जब अमित घर लौटा तो चीखने चिल्लाने की आवाजों के स्थान पर हंसी ठिठोली की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। ये नजारा देखकर अमित सोचने लगा कि रीवा की माँ की तरह यदि सभी माता पिता समझदारी से काम ले तो बहुत से घर उजड़ने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।